नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती हो रही है, उस भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रखी है। तो उसमें हम जो है राजस्थान में जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं, उन एनसीईआरटी की किताबों के जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 10 जो है उसका जो पहला पाठ है उससे हम शुरुआत करते हैं और पाठ का नाम है स्वर्णिम भारत। तो साथियों, इसमें ये जो 10वीं क्लास की किताब है, 10वीं क्या 6ठी से लेकर के और 10वीं तक की जितनी भी किताबें हैं सामाजिक अध्ययन की, वो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं और इन्हीं किताबों से प्रश्न पत्र जो है वो बनता है। तो विद्यार्थियों को ये किताबें जो हैं वो अवश्य जो है पढ़नी चाहिए और इसके प्रश्न जो है हूबहू आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला अपना जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं, कक्षा 10 का स्वर्णिम भारत। पहला प्रश्न चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय, महावर्ग या सूत पिटक। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। और ये प्रश्न जो है रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित महाजनपदों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय में। इसके बाद में अपना दूसरा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 48 से 11, 16 या 108। तो इसमें देखिए, जो महाजनपद थे वो कितने थे? 16 थे। कितने महाजनपद? 16 थे। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। तीसरा जो प्रश्न है, निम्न में से महाजनपद व उसकी राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। तो काशी की राजधानी वाराणसी, ये सही है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये भी सही है। अंग की गिरिवज्र, ये जो है ये सही नहीं है, ये असुमेलित है। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग जो है उसकी राजधानी चंपा थी। तो ये 2 नंबर जो है ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अगला पूछा है कि चंपा जो है वो कौन से महाजनपद की राजधानी थी? अंग, वज्जी, चेदी या मगध। तो चंपा जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। बौद्ध काल में 2 भागों में विभक्त कौशल महाजनपद के उत्तरी व दक्षिणी भाग की राजधानी क्रमशः कौन सी थी? तो उत्तरी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो क्रमशः साकेत और श्रावस्ती थी। साकेत और श्रावस्ती, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र, कांपिल्य, विराटनगर या 1 व 2। तो देखिए, इसमें 1 व 2 दोनों होंगे। पांचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो अहिछत्र भी थी और कांपिल्य भी थी। तो ऑप्शन जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 व 2 दोनों जो हैं वो इसके सही उत्तर हैं। 7वां क्वेश्चन जो अपना है वो है, निम्नलिखित महाजनपदों व उनकी राजधानी का कौन सा युग्म असुमेलित है? तो देखिए, वत्स की कौशाम्बी, मल की कुशावती, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की अहिछत्रपुर। तो ये जो है वो असुमेलित है। सूरसेन जो है उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये असुमेलित है। ऑप्शन 4। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, तक्षशिला व राजपुर निम्नलिखित में से कौन से महाजनपदों की राजधानी थी? तो ये देखिए, इसमें दिया गया है गांधार, अशक, गांधार, कंबोज और इसमें ऑप्शन कटे हुए हैं। तो इसमें आगे ऑप्शन दिया गया, तो इसमें सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तक्षशिला व राजापुर की राजधानी जो थी वो गांधार और कंबोज थी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न अपना क्या है? इसमें देखिए, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी अवंती की राजधानी थी? दक्षिणी अवंती की उज्जैनी, महेशमती, कांपिल्य या श्रावस्ती। तो दक्षिणी जो उज्जैनी है उसकी राजधानी थी महिष्मती। ऑप्शन 2। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एक राजतंत्र नहीं था? कौशल, वत्स, अवंती या मल। तो इसमें देखिए, मल जो है इसमें राजतंत्र नहीं था। ऑप्शन 4 जो है वो 10 का करेक्ट आंसर होगा।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युगम में सभी महाजनपद नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो प्रश्न है इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को, इसमें संशय है। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना 12 नंबर प्रश्न, ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी। विदेह व मिथिला, राजगृह व गिरिवज्र, कुशावती, पोतन या पोटली। तो इसमें देखिए विदेह जो महाजनपद है, विदेह व मिथिला किसकी, वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी, विदेह व मिथिला। ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उस महाजनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार राजस्थान में नहीं था। जांगल, मत्स्य, सूरसेन या रामगृह। तो इसमें रामग्राम जो है ये महाजनपद जो है वो राजस्थान में नहीं था। जांगल महाजनपद वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले में विस्तृत है। तो जांगल जो महाजनपद है वो कौन से के अंतर्गत है। तो देखिए इसमें बीकानेर और जोधपुर, ये इसका सही आंसर होगा। जांगल महाजनपद जो है वो बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र को कहा जाता था जांगल महाजनपद। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता था। तो देखिए बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर या नागौर। तो देखिए इसमें जय जांगलधर बादशाह जो है वो बीकानेर जो है, बीकानेर के राज्य के ध्वज के अंदर लिखा हुआ होता था, राज चिन्ह में भी था। तो बीकानेर इसका सही आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में विस्तृत उस जनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। तो ये कौन सा था, जांगल, मत्स्य, सूरसेन या सीवी। तो इसमें जो है मत्स्य जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, ये देखते हैं, मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम किस राजा के काल में मिलती है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इसमें जो बिंदुसार है इनके काल में मत्स्य महाजनपद की जो है स्पष्ट जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो बिंदुसार इसमें करेक्ट आंसर होगा। सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। उक्त जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण। तो इसमें देखिए ये जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, ये जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद था, सूरसेन, मत्स्य, गांधार या मल। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद था। तो ये कौन सा था, सूरसेन महाजनपद जो है वो ब्रज क्षेत्र में था। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला अपना प्रश्न है, महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर किस वंश का शासन था। किसके अनुसार, महाभारत के अनुसार सूरसेन महाजनपद पर किसका जो शासन था, तो किसका था। इसमें देखिए कोलिय, मौर्य, येदु या लिच्छवी। तो यहाँ पर जो है सूरसेन महाजनपद पर येदु राजवंश जो है उनका शासन था। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन यूनानी लेखकों के अनुसार मेथोरा किस महाजनपद की राजधानी थी। मेथोरा किसको कहा गया है, मथुरा को कहा गया है। तो मेथुरा जो है वो कौन से महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है वो देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर में क्या पूछा गया है, किस स्थान से प्राप्त गुहा लेखों में सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। चित्तौड़, सोरकोट, मंदसौर या बेराट। तो इसमें करेक्ट आंसर अपना कौन सा होगा, मंदसौर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न क्या पूछा गया है, सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, राजापुर, नगरा, बागौर या रेड। तो सीवी की राजधानी कौन सी थी, ये नगरी जो है, नगरी चित्तौड़, ये सीवी जनपद की राजधानी थी। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनपदों का सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी। जनपदों की सबसे बड़ी संस्था जो है वो कौन सी थी,
तो देखिए संथागार, समिति, विदथ या कोई नहीं। तो जनपद जो है, जनपद की सबसे बड़ी जो संस्था थी वो संथागार थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अपना 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, गणतंत्रात्मक जनपद शासन प्रणाली में अन्योन्य विरोध किसे कहा जाता था। क्या पूछा गया है कि गणतंत्रात्मक जनपद शासन प्रणाली में अन्योन्य विरोध किसे कहा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है संथागार के सदस्यों द्वारा निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अन्योन्य विरोध जो है वो संथागार के सदस्यों द्वारा निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें अन्योन्य विरोध कहा जाता था। इसके बाद में अगले जो प्रश्न हम देखते हैं वो देखते हैं मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश जो है कक्षा 10 का जो ये पहला पाठ है वो चल रहा है अपना, और उसमें हम जो है अब कर रहे हैं मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है अपना, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद, बिंबिसार, सातकर्णी या यज्ञश्री। तो इसमें देखिए चंद्रगुप्त ने नंद वंश के जो घनानंद शासक हैं इन घनानंद को परास्त करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है अपना, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गुरु कौन थे। पार्श्वनाथ, कौटिल्य, मोगलीपुत्र तिस्य या वसुमित्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके गुरु थे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। ऑप्शन 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला 28 नंबर अपना प्रश्न है, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था। मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर, एंटियोक्स फर्स्ट या डायमेक्स। तो देखिए 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर जो इनको पराजित किया था। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। काबुल, हेरात, विंध्य या कलिंग। तो इसमें ये जो कलिंग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कलिंग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में नहीं पड़ता था। इसके बाद में 30 नंबर प्रश्न अपना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। यूनानी जो राजदूत है वो कौन था। देखिए डायमेक्स, मेगस्थनीज, एंटियोक्स फर्स्ट या सेल्यूकस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त दरबार के अंदर और यूनानी राजदूत था कौन, मेगस्थनीज। निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। तो अहनानूर, मुरनानूर, 1 व 2 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 व 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से देखिए एक अहनानूर और मुरनानूर दोनों ग्रंथ जो हैं इनमें इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में अपना 33 नंबर वाला प्रश्न जो है ये देखते हैं। तो इसमें अपने पास है 298 ईस्वी में किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपना जो शरीर है उसका त्याग कर दिया था। तो देखिए श्रवण बेलगोला, तक्षशिला, काबुल या कश्मीर। तो श्रवण बेलगोला जो है यहाँ पर उपवास करके, यानी उनकी एक पद्धति होती है जैन धर्म में, और जैन उपवास करके और उसको अपने शरीर जो है उसको त्याग करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और कहाँ पर किया था, श्रवण बेलगोला में। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के विभिन्न उपनाम व उनके स्रोत का युगम सुमेलित नहीं है। युगम जो है वो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये इसमें पूछा गया है अपने को। तो देखिए एमित्रोचेट्स यूनानी लेखक, ये ठीक है। फिर भद्रसार वायुपुराण, ये भी ठीक है। सिंहसेन जैन ग्रंथ, ये भी ठीक है। और सभी सुमेलित, ये ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी सुमेलित हैं। 33 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए विद्रोह का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। अहनानूर,
कल्पसूत्र, दिव्यावदान या राजतरंगिणी। तो ये जानकारी जो हमें मिलती है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है? वो हमें दिव्यावदान जो ग्रंथ है, इस दिव्यावदान ग्रंथ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अगला अपना प्रश्न है, बिंदुसार के समय हुए तक्षशिला के 2 विद्रोहों का दमन क्रमशः किसने किया था? ये बात जो है वो हमें पता करनी है। तो सुसीम और अशोक, अशोक सुसीम, सुसीम सुसीम, अशोक अशोक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा अपना सुसीम और अशोक जो है वो इसका सही आंसर होगा, सुसीम और अशोक। फिर हम देखते हैं अपना 37 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत कौन था? किसका? बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट जो है उसका जो दरबारी जो राजदूत था वो कौन था? तो देखिए डायमेक्स एंड डियानिसियस, मेगस्थनीज या फिलाडेल्फस। तो इसमें जो था वो था डायमेक्स। डायमेक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट जो है उसका राजदूत था, डायमेक्स। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में उपस्थित मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के राजदूत डियानिसियस का उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो ये किसने किया है? मेगस्थनीज ने, प्लिनी ने, कलहण ने या फायान ने? तो ये वर्णन किया है प्लिनी ने। प्लिनी जो है वो इस बात का वर्णन अपने को सामने करते हैं। अगला 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखिए मास्की, गुजरा, साहबाजगढ़ी, 1 व 2 दोनों। तो 1 व 2 दोनों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरा और मास्की दोनों अभिलेख जो है इनमें अशोक का नाम हमें अशोक देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए अभिलेखों में अशोक देवनामप्रिय तथा देवनामदसी उपाधियों से विभूषित था। ठीक है ये बात। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था, ये बात भी ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख है, ये भी सही है। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। तो ये जो है असत्य कथन है, ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। फिर अपन आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या 5वें वर्ष में? तो देखिए 8वां जो वर्ष है, 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। अगला अपना प्रश्न है, यह है अशोक के कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अशोक का कलिंग के ऊपर आक्रमण जो है वो कौन से अभिलेख के द्वारा हमें ये जानकारी जो है वो प्राप्त होती है? मास्की अभिलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, हाथी गुफा अभिलेख या सुदामा लेख? तो इसमें देखिए हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें अशोक के कलिंग पर आक्रमण की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है हाथी गुफा अभिलेख से। 44 नंबर प्रश्न है, किसके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे? वसुमित्र, श्रमण निग्रोथ व उपगुप्त, अश्वघोष, पूरन महाकश्यप? तो देखिए अशोक जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे श्रमण निग्रोथ व उपगुप्त के प्रभाव में आकर के। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन अपना है, ये कहता है बौद्ध धर्म स्वीकारने से पूर्व अशोक शिव का उपासक था। शिव का उपासक था का उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में, दिव्यावदान में, दीपवंश में या बुद्ध चरित में? तो ये बात जो हमें मिलती है वो कलहण की राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहण जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। निम्नलिखित में से अशोक का गुरु कौन था? वसुमित्र, अश्वघोष, मोगलीपुत्र तीस या बुद्धघोष? तो अशोक जो है, अशोक का गुरु कौन था? तो ये था मोगलीपुत्र तीस। ये ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक का गुरु मोगलीपुत्र तीस। अगला 47 नंबर प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा आजीविकों के निवास हेतु निर्मित गुफाएं कौन सी हैं? सुदामा, विश्व झोपड़ी, नागार्जुनी या करण? नहीं है, ये पूछा है
कौन सी जो गुफाएं हैं वो नहीं है। तो इसमें देखिए सुदामा भी है, विश्व झोपड़ी भी है, कर्ण भी है। ये नागार्जुनी है, ये नहीं है। इन्होंने 4 जो झोपड़ी बनाई थी, तो इसमें एक सुदामा झोपड़ी थी, दूसरी विश्व झोपड़ी थी, तीसरी चापार नाम था और चौथी कर्ण थी। ये नागार्जुनी गुफाएं, ये इसका आंसर नहीं है, ये गुफा नहीं। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है अपने पास में, ये है अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी का उल्लेख किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? रूमनदेही अभिलेख, निगल विसागर अभिलेख है, सारनाथ अभिलेख है या कौशाम्बी अभिलेख है। तो ये जो जानकारी है वो हमें मिलती है रूमनदेही अभिलेख से। क्या 1/6 से घटा करके और 1/8 कर दी गई थी, ये उल्लेख जो है वो हमें रूमनदेही अभिलेख से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। 49 नंबर प्रश्न है अपना, इसमें देखिए अशोक के शिलालेखों में किन्हें स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं? कौन से राज्य हैं जिन्हें स्वतंत्र बताए गए हैं? चोल, चेर, पांडे, केरल के सीमावर्ती क्षेत्र। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 जो है 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सही होंगे। अशोक के शिलालेखों में स्वतंत्र राज्य हैं चोल, पांडे, चेर जो हैं और केरल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है। तो 1, 2, 3, 4 जो हैं वो चारों के चारों करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख में दी गई है? तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे अभिलेख में दी गई है। ये बात कौन से में कही गई है धम्म के बारे में? तो दूसरे अभिलेख में ये बात कही गई है। 51 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। धम्म में अल्प संग्रह व अल्प व्यय का विधान का उल्लेख जो है किससे मिलता है? ये कौन सा अभिलेख है जिससे ये बात हमें जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथे? तो इसमें जो तीसरा अभिलेख है इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि धम्म में अल्प संग्रह व अल्प व्यय का विधान है। ये बात हमें तीसरे अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है अपना, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है? तो इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन है इसमें चलते हैं हम। तो ये जो बात है कौन सी बात है? किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध धम्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है? ये कौन सी अभिलेख से हमें ये बात प्राप्त होती है? तो ये हमें जो है भाब्रू का शिलालेख है उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। भाब्रू यहाँ जो है ये आप याद रखें, यहाँ पर कटा हुआ है, भाब्रू अभिलेख से ये बात की जानकारी मिलती है। 53 नंबर प्रश्न है अपना, इसमें पूछा गया है किस शिलालेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए? कौन से शिलालेख में ये बात कही गई है कि पशु जो हैं उनकी जो बलि है वो नहीं दी जाए यज्ञ में? तो ये कौन से में कहा गया है? प्रथम जो शिलालेख है अशोक का उसमें ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है संघ में फूट डालने भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत करने से संबंधित आदेश जो कि अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिए थे का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये जो बात हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ये सांची व सारनाथ लघु स्तंभ से ये बात मिलती है। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। इसमें सांची व सारनाथ जो है लघु स्तंभ से ये बात हमें पता चलती है। ऑप्शन 2 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न जो है उसमें कहा गया है कि अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों व युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में क्या कहा गया? यानी यात्रा पर भेजा जाता था धर्म की यात्रा के लिए, तो उन्हें क्या कहा गया? धर्म यात्रा, संचारा, अनुसंधान या विचरण? तो इसको क्या कहा गया है? इसको अनुसंधान कहा गया। धर्म के लिए जो भेजा जाता था व्यक्तियों को तो उनको अनुसंधान कहा गया। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? 10वें, 14वें, 20वें या 7वें? तो 14वां जो वर्ष है उस 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो की है 14वें वर्ष में। फिर अगला प्रश्न जो है अपना 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान करें। सत्य कथन जो है वो हमें पहचान करना है। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी राजा दारा फर्स्ट से मिली थी।
ये बात जो है वो सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये बात भी सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 58 नंबर प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि के हैं? पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के से जो प्राप्त अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि के हैं? तो ये खरोष्टी लिपि के हैं। ऑप्शन 2। अशोक ने किस स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण सुरक्षित मिलते हैं? यानी अशोक के किस स्तंभ पर 7 जो लेख हैं वो एक साथ उत्कीर्ण मिलते हैं? तो ये कौन से हैं? दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है उसमें मिलते हैं। दिल्ली टोपरा अभिलेख से ये 7 के 7 हमें एक साथ में मिल जाते हैं। 60 नंबर प्रश्न अपना है, ये है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है? तो एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख जो हमें है दूसरे व तीसरे अभिलेख से मिलता है। फिर अपना 61 नंबर प्रश्न जो है वो है, 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार किसे सफलता प्राप्त हुई थी? तो देखिए टिफेन थ्रेलर, जेम्स प्रीसेप, कनिंघम या चार्ल्स मेसन। तो ये जो है जेम्स प्रीसेप को सफलता मिली थी पहली बार। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रीसेप। अगला प्रश्न है, ताम्रपर्णी श्रीलंका के शासक ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी? कौन सा जो शासक था जिसने देवनामप्रिय की उपाधि जो है वो धारण की थी? देखिए राजा महेंद्र, राजा वत्स, राजा सुदर्मन या राजा तीस। तो यहाँ पर राजा तीस जो है उन्होंने देवनामप्रिय की उपाधि जो है वो धारण की थी। श्रीलंका के ये शासक थे। फिर 63 नंबर जो प्रश्न है ये है, दिव्य अवदान में किस धर्म विवर्धन कहा गया? किसे जो है वो धर्म विवर्धन कहा गया? अशोक को, वीरसेन को, कुणाल को या दशरथ को? तो दिव्य अवदान में धर्म विवर्धन जो है वो कहा गया है कुणाल को। ऑप्शन 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 का देखिए, किस मौर्य शासक ने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों के लिए दान में दी थी? कुणाल, अशोक, संप्रति या दशरथ? तो नागार्जुनी गुफाएं जो हैं वो दशरथ ने आजीविकों को और दान में दी थी। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 65 नंबर प्रश्न जो अपना है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, संप्रति, बृहदत्त या कुणाल? तो अंतिम जो शासक था वो था बृहदत्त। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। 66 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए थे? कौटिल्य जो है उसने राज्य के कितने अंग जो हैं वो निर्दिष्ट किए थे? 5, 4, 9 या 7? तो इसमें देखिए राज्य के जो अंग बताए थे कौटिल्य ने वो बताए थे 7। 67 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन जो है वो पहचान करना है। तो देखिए अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा गया है। अर्थशास्त्र जो है उसमें 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा गया है। और दूसरी बात है, तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। तो इसमें देखिए असत्य कथन जो है ना तो 1 है और ना 2 है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 दोनों ही कथन जो है सत्य हैं, असत्य नहीं है। 68 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व एकत्र करने, आय व्यय का ब्यौरा रखने तथा वार्षिक बजट तैयार करने वाले विभाग के प्रमुख को कहते थे? आय व्यय का ब्यौरा रखना, राजस्व एकत्र करना, ये जो बातें हैं वो कौन करते थे? समाहर्ता, प्रदेष्टा, व्यावहारिक या प्रशासता? तो इसमें देखिए ये कार्य करते थे उस समय समाहर्ता। ऑप्शन 1 समाहर्ता जो है वो आय व्यय का ब्यौरा रखते थे और राजस्व एकत्र करने का कार्य भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने विभागाध्यक्षों का उल्लेख है? 18, 26, 7 या 12? तो अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है। ऑप्शन 2 26 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 विभागों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में विभागाध्यक्षों व उनके विभागों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
सुमेलित नहीं है, ये देखना है अपने को। तो देखिए, सीताध्यक्ष कृषि को, पण्याध्यक्ष व्यापार वाले को, लोणाध्यक्ष चारागाह है, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। तो इसमें सुमेलित नहीं है, लोणाध्यक्ष चारागाह है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लोणाध्यक्ष चारागाह है। 71 नंबर प्रश्न है, अशोक के समय में मगध साम्राज्य के प्रांतों की व उनकी राजधानियों का युग्म सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? अशोक के समय में मगध साम्राज्य के प्रांतों व उनकी राजधानियों का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला सही है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, ये भी सही है। कलिंग की तोसली, ये भी सही है। दक्षिणापथ पाटलिपुत्र, ये गलत है, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। दक्षिणापथ पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? स्वर्णगिरी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी, स्वर्णगिरी। तो ये ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर का शासन प्रबंधन कितनी समितियों में विभक्त था? मेगस्थनीज जो है उनके अनुसार मौर्य काल में नगर का शासन कितनी समितियों में विभक्त था? 5, 30, 6 या 3? तो इसमें 6 जो समिति हैं उनमें विभक्त था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर के शासन प्रबंधन की समितियां तथा उनके कार्यों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, ये अपने को देखना है। प्रथम जो समिति है उद्योग शिल्प का निरीक्षण, ये ठीक है। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, ये भी ठीक है। तृतीय जन्म मरण का लेखा जोखा, ये भी ठीक है। चौथी समिति देखिए निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, ये गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है वो इसका आंसर होगा। चौथी जो समिति है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाली अधिकारी क्या कहलाते थे? यानी मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? अंतपाल, संचारा, धर्मस्थीय या पौर? तो इसमें क्या कहलाते थे? अंतपाल जो हैं ये कहलाते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय कौन सा था? उज्जैनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या स्वर्णगिरी? तो सबसे ऊंचा जो न्यायालय था वो था पाटलिपुत्र। इसमें पाटलिपुत्र इसका सही आंसर होगा। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था जो है उसमें सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय जो है वो पाटलिपुत्र था। अगला 77 नंबर प्रश्न है अपना, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ग्राम न्यायालय का प्रमुख होता था संग्रहण, ग्रामणी, द्रोण मुखिया या स्थानिक? तो इसमें जो है वो ग्राम न्यायालय का होता था ग्रामणी, ऑप्शन 2। 78 नंबर प्रश्न है अपना, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दीवानी अदालत को क्या कहते थे तथा इसका प्रमुख कौन होता था? यानी मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में दीवानी अदालत को क्या कहते थे तथा इसका प्रमुख कौन होता था? तो इसमें देखिए धर्मस्थीय जो है वो तो क्या होती थी? दीवानी अदालत होती थी और इसका प्रमुख जो है वो व्यावहारिक हुआ करता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में 79 नंबर प्रश्न जो है अपना, ये क्या कहता है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को में कंटक शोधन किस प्रकार की अदालत थी? कंटक शोधन जो है वो किस प्रकार की अदालत थी? तो दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, मिश्रित अदालत या केंद्रीय अदालत? तो इसमें जो है ये फौजदारी अदालत थी। कौन सी? कंटक शोधन, फौजदारी अदालत। 80 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाणक्य के अनुसार कानून के मुख्य अंग थे? धर्म, व्यवहार, चरित्र या शासन? तो इसमें जो है चाणक्य के अनुसार कौन से थी? ये चारों थी, 1, 2, 3 व 4। तो इसमें ये चारों के चारों थे। किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार। कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। 81 नंबर प्रश्न अपना जो है वो है, निम्नलिखित में से मौर्यकालीन समाज की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका, अशोक के अभिलेख या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो हैं वो हमें मौर्य काल के बारे में
जानकारी प्रदान करते हैं। अगला 82 नंबर प्रश्न है अपना, ये है निम्नलिखित में से किसने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है? कौटिल्य, मेगस्थनीज, अशोक या कलहण? तो इसमें किसने माना है? कौटिल्य ने माना है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न, मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया है? 4, 5, 7 या 11? तो 7 जातियों में किया है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला 84 नंबर प्रश्न है अपना, निम्न में से मेगस्थनीज द्वारा वर्गीकृत भारतीय समाज की जाति नहीं थी, यानी कौन सी जाति है वो नहीं थी, ये पूछा गया है। तो दार्शनिक, चांडाल, किसान या शिकारी? तो इसमें जो जाति नहीं थी वो नहीं थी चांडाल। ऑप्शन 2 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में अपना आगे का है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, श्री चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन 1। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो कौन से गुप्त शासक ने करवाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति करवाई थी समुद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। फिर अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न, गुप्त संवत किसने व कब चलाई? कौन सा गुप्त संवत जो है वो किसने व कब चलाया था? तो ये जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने चलाया था और 319 ईस्वी को चलाया था। ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कौन सी की? इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की। तो हरिसेन, पुष्यगुप्त, विशाखदत्त या अमर सिंह? तो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति जो है इसकी रचना की थी हरिसेन ने। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है अपना, कवि राजा की उपाधि से विभूषित प्रवीण वीणा वादक अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये कौन सा था? वीणा वादक तो कौन था? वीणा बजाने में निपुण था समुद्रगुप्त। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वीणा वादक जो है समुद्रगुप्त थे। 90 नंबर प्रश्न है, यह है शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? यानी शक विजय के पश्चात में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किसे? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कुमारगुप्त महेंद्रादित्य? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 93 नंबर प्रश्न है अपना, ये है गुप्त सम्राट मुख्यतः किस धर्म के उपासक थे? कौन? गुप्त जो सम्राट हैं वो मुख्यतः कौन से धर्म जो है उसको मानते थे, उसके उपासक थे? तो देखिए बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या जैन धर्म? तो गुप्त जो है वो वैष्णव धर्म के थे। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 किसका, यानी फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनके शासनकाल में भारत आया था। अगला 95 नंबर प्रश्न है, फाहियान के अनुसार गुप्तकालीन राजकाज की भाषा कौन सी थी? तो फाहियान के अनुसार देखिए पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो इसमें कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन 3। 96 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, ये है निम्नलिखित गुप्तकालीन साहित्य व उनकी रचनाकारों का असुमेलित जो जोड़ा है वो हमें बताना है। तो असुमेलित जोड़ा कौन सा है? देखिए मृच्छकटिकम, शूद्रक, ये सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, ये भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश कालिदास की, ये भी सही है। ऑप्शन 4 सभी सुमेलित हैं इसमें।
गुप्तकालीन 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ से मिली है हमें? सुल्तानगंज, सारनाथ, झांसी या सांचौ? तो ये प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। कहाँ से? सुल्तानगंज से बुद्ध की 7.5 फुट ऊंची जो प्रतिमा है वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। अगला 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन कला का अवशेष है? अजंता की गुफाएं, दिल्ली का लोह स्तंभ, नालंदा में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी गुप्तकालीन कला की ये अवशेष हैं सारे के सारे। अजंता की गुफा है, दिल्ली का लोह स्तंभ है, नालंदा में स्थित 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? गुप्तकाल से संबंधित अवशेष हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मिश्रित जाति नहीं थी? कौन सी मिश्रित जाति जो है वो कौन सी नहीं थी? तो है मूर्धावसिक्त, कर्ण, अम्बष्टक या कायस्थ। तो इसमें देखिए कायस्थ जो है वो मिश्रित जाति नहीं थी। कायस्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। 100वां क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो देखते हैं। गुप्तकालीन समाज से संबंधित असत्य कथन जो है वो बताना है अपने को। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है। पर्दा प्रथा विद्यमान थी, ये गलत है। इस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, ये भी सही है। गुप्तकालीन समाज में पुत्र के अभाव में पुरुषों की संपत्ति पर उसकी पत्नी का अधिकार होता था, ये भी सही है। तो उसमें ऑप्शन 2 जो है वो 100 में करेक्ट आंसर होगा कि गुप्त काल में पर्दा प्रथा विद्यमान थी, ये जो है ये इसका आंसर होगा, ये असत्य कथन है। तो आज जो है हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। तो साथियों ये जो प्रश्न सामाजिक अध्ययन जो है उस किताब के जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, और प्रत्येक दिन आपको जो है 100 क्वेश्चनों का वीडियो जो है सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक के जो किताबें हैं उनके मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। आप जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके और इस वीडियो के बारे में, प्रश्नों के बारे में अपनी जो भी राय है उसको बता सकते हैं। तो हम जो है एक अगले वीडियो में और 100 क्वेश्चनों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।